नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। यह शिशुनाग वंश के शासकों का समय था। सिंहासन पर कालाशोक थे। राजप्रासाद के भीतर राजा कालाशोक तथा राज महिषी के मध्य सेवक महापद्मनंद को लेकर विमर्श हो रहा था। राज महिषी आनंदी सम्राट कालाशोक को बाध्य कर रही थी कि वह महापद्मनंद को मंत्रिमंडल में अथवा सेना में कोई उच्च पद प्रदान करे। इसका ठोस कारण भी सामने था। आखेट के दौरान रानी आनंदी के जीवन की उनके सेवक महापद्मनंद ने हिंसक पशु से रक्षा की थी। उसका पिता मेरे बाल काटता है राजमहिषी। तुम नंद पुत्र के लिए जिस उच्च राजकीय पद की मांग कर रही हो वह संभव नहीं। सम्राट कालाशोक असहमत थे। लंबी आग्रहपूर्ण बहस के बाद प्रिय रानी का अनुरोध सम्राट कालाशोक बहुत देर तक टाल न सके। महापद्मनंद को सेना में उच्च पद दिया गया। मगध की रानी आनंदी के विषय में जनमानस में अच्छी राय नहीं थी। जन चर्चा थी कि अवंती की गणिका के रूप देह के मोहपाश में बंधे कालाशोक उसे ब्याह लाए हैं। राजा को छोड़कर आधा पाटलिपुत्र नगर यह भी जानता था कि महापद्मनंद के प्रति रानी आनंदी के मन में कोमल भावनाएं हैं। कालाशोक ने जब दरबार में महापद्मनंद को सेनाधिकारी के रूप में नियुक्त किया तब विरोध का कोई स्वर नहीं उठा। सम्राट की अपनी रानी के प्रति आसक्ति से सभी राज्याधिकारी परिचित थे, अतः किसी ने होम करते हुए अपने हाथ जलाना उचित नहीं समझा। महापद्मनंद अयोग्य नहीं थे। एक ओर तो वे रानी आनंदी के प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ाते रहे, दूसरी ओर उपलब्धियों पर उपलब्धियां हासिल कर सेना में लोकप्रिय और पदोन्नत होते रहे। एक साधारण युवक अपनी मेधा से युद्ध में विजय पर विजय हासिल कर रहा है, जबकि वह जन्म से क्षत्रिय नहीं। उस तरह चलाने वाले का बेटा तलवार चलाने और रणनीतियां बनाने में वरदहस्त था। कालाशोक ने वर्ण व्यवस्था का विचार नहीं किया, अपितु महापद्मनंद को सेनापति नियुक्त करते हुए मगध की सीमाओं के विस्तार का दायित्व दिया। अवंती की सीमाओं के आगे भी अब शिशुपाल वंश की सीमाएं स्पर्श करने लगी थीं। अब महापद्मनंद की महत्वाकांक्षाएं सिर उठाने लगी। विजय यात्राएं उसकी, लेकिन जयघोष कालाशोक का। कब तक? अवंती विजय के कारण सम्राट कालाशोक की सर्वत्र जय जयकार हो रही थी। शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। महापद्मनंद की आंखें लक्ष्य पर थी। इस समय सम्राट के निकट अंगरक्षकों के अतिरिक्त सेनापति था जो सारी सुरक्षा व्यवस्था का स्वयं निरीक्षण कर रहा था। सम्राट की हत्या हो गई है, एकाएक महापद्मनंद ने चीखते हुए कहा। अंगरक्षक तीव्रता से सम्राट की ओर बढ़े, परंतु धारदार चाकू से सम्राट के गले पर प्राणघातक हमला किया गया था। वार सटीक था। कालाशोक जमीन पर पड़े थे। अंगरक्षक आश्चर्यचकित थे कि आखिर हत्यारा कौन है। हत्यारे को न मिलना था, न ही वह मिला। अवंती के विद्रोहियों पर हत्या का संदेह गया। महापद्मनंद जो सम्राट तथा साम्राज्ञी दोनों का ही विश्वास पात्र था, भला उस पर कौन संदेह कर सकता था। अब महापद्मनंद सर्वशक्तिमान थे। उन्होंने एकाएक सिंहासन पर अधिकार नहीं किया। विभिन्न रानियों से कालाशोक के 10 पुत्र थे। महापद्मनंद द्वारा उत्तराधिकार के सभी दावेदारों को रास्ते से हटा दिया गया। महापद्मनंद की प्रेयसी तथा दिवंगत कालाशोक की विधवा आनंदी ने अपने पुत्र की हत्या के समाचार के बाद पश्चाताप से भरकर राजमहल का त्याग कर दिया। शिशुनागों से रिक्त तथा निष्कंटक हो गए सिंहासन पर आसीन हो महापद्मनंद ने नंदवंश की स्थापना की। बाल काटने वाले के निर्धन पुत्र से लेकर शक्तिशाली मगध की सत्ता के शीर्ष तक का यह सफर लोमहर्षक था। महापद्मनंद निश्चय ही प्रतापी नरेश था। अधिकांश बिखरे हुए राज्यों और गणराज्यों का उन्होंने एक ध्वज के नीचे एकत्रीकरण किया। महापद्मनंद के शासन के समय मगध का विस्तार पश्चिम दिशा में यमुना नदी तक, पूर्व दिशा में कलिंग तक, उत्तर दिशा में हिमालय तक तथा दक्षिण दिशा में गोदावरी नदी के पार तक हो गया था। एक्ष्वाक अर्थात महाकौशल, पांचाल, काशी, है यानी महिष्मति, कलिंग, शूरसेन, मैथिल, अश्मक, दक्षिण गोदावरी और सन्निकट का क्षेत्र, वीतिहोत्र तथा कौर, कुरु तथा वत्स महाजनपद अब
नंद वंश की छाया के तहत आ गए थे। महापद्म नंद ने दक्षिण में कुंतल परिक्षेत्र वर्तमान मैसूर तक अपने विजय अभियान को संचालित किया था। वर्तमान महाराष्ट्र का नांदेड़ अथवा नौनंद देहरा नगर नंद साम्राज्य के विस्तार का साक्ष्य है। महापद्म नंद स्वयं रणनीतिकार भी थे और उसके प्रतिपादक भी। वर रुचि जैसा योग्य महाअमात्य उन्होंने शासन के सुचारू प्रबंधन के लिए नियुक्त किया। इसके साथ ही विद्वानों को राज्याश्रय तथा सम्मान प्रदान किया। श्रेष्ठ विद्वानों के लिए पाटलिपुत्र के द्वार खोल दिए गए थे। शास्त्रकार परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा, जिसमें मगध के कोने कोने से विद्वान अपनी पांडुलिपियों, ग्रंथों, रचनाओं के साथ एकत्रित होते, जिनकी श्रेष्ठता का विवेचन कर पुरस्कृत किया जाता था। महर्षि पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी जैसे महान ग्रंथ की रचना कर व्याकरण को नव आयाम दिया, वे महापद्म नंद के घनिष्ठ मित्रों में गिने जाते थे। यह मित्रता उस शास्त्रकार परीक्षा के उपरांत उत्पन्न हुई, जिसमें न केवल पाणिनि अपितु उनके साथ साथ वर्ष, उपवर्ष, पिंगल तथा व्याड़ जैसे विद्वान भी मगध सम्राट द्वारा सम्मानित किए गए थे। आचार्य वर्ष पाणिनि के गुरु थे, जबकि उपवर्ष मीमांसा और वेदांत सूत्रों के भाष्यकार। आचार्य पिंगल छंदो विचित जैसे महान ग्रंथ के रचनाकार थे। व्याड़ी को भी संग्रह नामक सूत्र शैली में लिखे गए व्याकरण ग्रंथ के कारण प्रसिद्धि मिली थी। ऐसे दूरदृष्टा थे महापद्म नंद। वे जानते थे कि विस्तृत परिक्षेत्र में शासन संचालन के लिए विकेंद्रीकरण भी आवश्यक है। इसलिए किसी राज्याधिकारी के स्थान पर अपने 8 पुत्रों पंडुक, पंदुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशांक, दश सिद्धक, कैवर्त और धनानंद पर उन्होंने भरोसा किया। पुराणों में जिन 9 नंदों का उल्लेख मिलता है, वे महापद्म नंद और उनके 8 पुत्र हैं। महापद्म नंद ने एक छत्र शासन में जन कल्याण के अनेक प्रतिमान स्थापित किए। उन्होंने संपूर्ण साम्राज्य में एक जैसे नापतौल की व्यवस्था सुनिश्चित की। वाणिज्य व्यापार के प्रसार के लिए नए सिरे से चुंगी की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। कलिंग परिक्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था ठीक करने के लिए अनेक परियोजनाओं का निर्माण किया गया। साम्राज्य में शांति और सौहार्द के लिए सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्थाएं निर्मित की गई। महापद्म नंद ने विशाल सैन्य बल तैयार किया, जिसमें 2 लाख पदाति सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथी सम्मिलित थे। नंदों का गौरवशाली आरंभ तो हुआ, परंतु कितना अच्छा होता कि इसे वे अपनी परंपरा बना लेते। महापद्म नंद के उत्तराधिकारी धनानंद के लिए सत्ता के मायने बदल गए थे। उसमें किसी मनोरोगी की तरह धन एकत्रीकरण करने की लिप्सा थी। किसी भी तरह से धन इकट्ठा करने के लिए सम्राट धनानंद ने प्रजा पर भांति भांति के कर लगा दिए। पत्थर, पेड़, चमड़े, गोंद जैसी छोटी से छोटी चीजों पर कर लगा दिया गया। शिशु जन्म पर तो कोई भी प्रसन्न होकर शुल्क अदा कर दे, परंतु व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए आवश्यक लकड़ियों पर भी कर लगा दिया गया था। कर के बोझ से दबी जनता के बीच यह प्रबल मान्यता थी कि वे तो भुखमरी की हालातों में पहुंच गए, जबकि राजा असीमित धन का स्वामी है। जन मान्यता थी कि धनानंद के पास 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं, जिन्हें उसने गंगा नदी की तली में कहीं चट्टान खुदवा कर दबा दिया है। बढ़ते हुए जन असंतोष के कारण महापद्म नंद की महान विरासत को धनानंद न संभाल सके तथा उनसे सत्ता छीनकर चंद्रगुप्त ने मौर्य शासन की नींव रखी। उपसंहार में यही कि भारतीय इतिहास में हर धर्म और हर वर्ण का सत्ता सिंहासन में प्रतिनिधित्व रहा है। गिनती की घटनाएं चुन चुनकर विचारधाराओं की साजिश के तहत इतिहास को जहरीला बनाने की अपेक्षा इसकी पूर्वाग्रह रहित विवेचना आवश्यक है। समग्र भारतीय इतिहास पर गर्व करें। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।